हेलो चैंपियंस, मैं हूं सोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। आज है यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग बेसिक्स क्लियर करेंगे और यूनिट कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। जो जितने भी बेसिक हैं आपके, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। ठीक है, आइए। तो इसमें हम देखेंगे बेसिक्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा आपका। सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, और करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको मेजर कर सकते हैं, वो आपकी होती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, यानी कि अगर इसकी हम डिफिनेशन लिखें, वो होगी विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बात करें या इनडायरेक्टली बात करें, जो भी मेजर किया जा सकता है वो आपकी होगी क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल की रही बात, तो एग्जाम्पल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं। हम मास को मेजर कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, हम डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि आखिर किसको मेजर नहीं किया जा सकता है, यानी इनको तो मेजर कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई क्वांटिटी भी है जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, वो भी आज के टेक्नोलॉजी से भी। तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो होगी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नहीं हम उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और ना ही इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो हम फिजिक्स में उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आपको लगता होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे इनर्शिया। इनर्शिया की बात करते हैं, इनर्शिया हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपके एनएलएम में आएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आएगा। इनर्शिया पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन फिर भी इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और नहीं इनडायरेक्टली। अच्छा, साउंड। साउंड भी मेजर नहीं किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि साउंड की यूनिट होती है क्या, डेसिबल, लेकिन डेसिबल होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट, न कि साउंड की। साउंड को मेजर नहीं किया जा सकता। इसी तरह से लाइट, लाइट को भी मेजर नहीं किया जा सकता कि आपके आसपास कितनी लाइट आ रही है कितनी नहीं आ रही है, वो मेजर नहीं किया जा सकता। उसकी इंटेंसिटी मेजर की जा सकती है, ठीक है, लेकिन लाइट कितनी आ रही है ये मेजर नहीं किया जा सकता है। आप किसी से कितना हेट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ भी मेजर नहीं की जा सकती हैं। तो ये भी आपके किस में आएंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आएगी। इसमें आएगी नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, अब जिसको मेजर कर सकते हैं, तो आखिर मेजरमेंट होता क्या है? जब मेजर की बात हो रही है तो मेजरमेंट होता क्या है, कि मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट, जैसे मैं एक क्वांटिटी का कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे क्वांटिटी से, ठीक ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन ऐसे ही किसी के साथ तो मेजर कंपेयर नहीं किया जा सकता। जिसके साथ कंपेयर किया जाएगा वो आपके एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी। क्या होगी? स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या होता है? व्हेन अ अननोन फिजिकल क्वांटिटी में पी क्यू लिख दे रहा हूं, कंपेयर टू नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर मेजरमेंट किया जाएगा तो मेजरमेंट में दो चीजें हम देखेंगे। कितनी चीजें देखेंगे? दो चीजें। कौन कौन सी? पहली तो चीज वो होगी कि कौन सा यूनिट हम लेंगे, यानी कि द सिलेक्शन ऑफ यूनिट। कौन सी यूनिट में मेजर करना है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, किस में मेजर करना है। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि कितने टाइम्स वो यूनिट यूज हो रही है, यानी कि टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज contained in contained in physical quantity।
यानी कि हमें ये पता करना है कि आखिर उसका जो यूनिट है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेंट इन फिजिकल क्वांटिटी। कितनी बार वो यूनिट यूज की जा रही है उस क्वांटिटी को मेजर करने में। तो जितनी बार यूज की जाएगी वो आपका होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो सिलेक्शन ऑफ यूनिट है वो तो आप जानते ही हैं कि वो यूनिट ही होगा। ठीक है, तो ये रहा यूनिट और ये रहा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल यू से और न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है ना? तो अब आखिर स्मॉल यू और ये स्मॉल एन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है उनमें क्या रिलेशन है? ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर, अगर मैं 1 किलोमीटर लिख रहा हूँ, 1 किलोमीटर लिख रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो ये किलोमीटर बड़ी यूनिट है और ये मीटर छोटी यूनिट है। तो जब बड़ी यूनिट ले रहा हूँ तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, और जब छोटी यूनिट ले रहा हूँ तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? यू के। और जब एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यू के तो यहाँ से हमें ग्राफ भी खींच सकते हैं इनके बीच का। ठीक है ना? आइए खींच के दिखाते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ खींचने के लिए हमने आपको एक ग्राफ नाम का लेक्चर भी लिया था, जो ठीक है ना, जो सेकंड लेक्चर है शायद हमारे समझ से। तो इनके बीच जो ग्राफ आया वो कैसा आया? ऐसा कुछ, जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, ये तो एन वर्सेज यू के बीच ग्राफ रहा। लेकिन अगर अभी हम एन वर्सेज 1/u के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो आएगा आपका स्ट्रेट लाइन पास करेगा ओरिजिन से। ये है ग्राफ आपका एन वर्सेज 1/u। ठीक ना? ये एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यू के। एन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यू के। लेकिन अगर हम बोलेंगे 1/u तो एन प्रोपोर्शनल बोला जाएगा। यानी कि एन प्रोपोर्शनल है 1/u के। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, एन प्रोपोर्शनल है 1/u के। लेकिन केवल यू बोलेंगे तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? यू के। तो 1/u जब हम कह रहे हैं तो ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। और यू जब कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा बन रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आगे। अगर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यू के तो यू इधर जाएगा। देखिए यू को अगर इधर हम लेकर आए तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि n और u का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। यानी कि चाहे हम n की कोई भी वैल्यू बढ़ाते जाएं, n और u का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इनके बीच भी हम ग्राफ खींच सकते हैं कि n और u के बीच जो ग्राफ आएगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो आपका होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, कुछ ऐसा। ठीक है ना? ये किसका ग्राफ है? एन यू वर्सेस, या तो आप एन लीजिए या आप यू लीजिए। यानी कि एन की वैल्यू भी हम बढ़ाएंगे तब भी एन यू हमारा कांस्टेंट होगा, और यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तब भी हमारा एन यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दोनों कंडीशन में एन यू हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। ठीक है ना? अच्छा, ये चीज़ यहाँ से भी आ सकती थी। कैसे आएगी? कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो याद करिए हमने आपको बताया था कि एन वन बाई एन टू का जो रेशियो है वो यू टू बाई यू वन के रेशियो के इक्वल होगा। यही चीज़ ऊपर वाली भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही चीज़ आएगी आपकी। ठीक ना? तो ये मेजरमेंट में हमने देखा कि दो चीज़ें चाहिए हमें, एक तो सिलेक्शन ऑफ यूनिट चाहिए और उस मेजरमेंट में कितनी बार यूनिट यूज हुआ है ये भी हमें चाहिए। तो एक यूनिट निकल कर आती है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आती है। इसमें हमने जाना कि एन यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर यूनिट यूनिट की बात हो रही है तो आखिर हम जानेंगे कि यूनिट क्या होता है। ठीक है ना? तो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होता है? यूनिट वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कंपेयर किया गया था। याद करिए, यूनिट वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है जिससे क्या किया गया था? कंपेयर किया गया था। यानी कि कंपैरिजन डन बाय विच फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? विच फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं तो हम लिखें पूरा कि विच नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक,
अगर इसकी और अच्छी डेफिनेशन हम आपको देना चाहें तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड अमाउंट होता है किसी भी चीज़ का, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज चूजन बाय नहीं टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। यानी कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, अमाउंट होता है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए कोई भी चीज को। लेकिन ऐसे ही हम किसी को भी फिजिकल क्वांटिटी सॉरी यूनिट नहीं बना सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए, ठीक है ना, कि किसको हम यूनिट ले सकते हैं, किसको हम यूनिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ यूनिट, ठीक है ना, कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसको हम चूज कर रहे हैं कि हम इसी से उसको मेजर करेंगे। पहली बात की जो वो यूनिट होगी वो नहीं बहुत बड़ी होनी चाहिए और नहीं बहुत छोटी होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, ऑफ सुटेबल साइज कौन चाहिए, नहीं ज़्यादा बड़ा और नहीं ज़्यादा छोटा। अच्छा, ईजिली एक्सेसिबल हो, यानी कि हम उसको आसानी से पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो अमाउंट है, जो स्टैंडर्ड अमाउंट है उसको पाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, नहीं। इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, ईजिली एक्सेसिबल, ठीक है। अच्छा, अब उसको अगर हम ईजिली एक्सेसिबल कर भी पाएँ, पा भी जाएँ उसको, तो ऐसा नहीं कि टाइम के साथ वेरी करना चाहिए कि पहले कुछ और अमाउंट था और टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो कुछ और अमाउंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इट शुड नॉट वेरी विद टाइम, वेरी विद टाइम, ठीक ना, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए उसको, ठीक। अच्छा, अगर खो जाए, अगर खो जाए या खराब हो जाए तो उसको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक ना। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल, इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, दोबारा से बना सकते हैं हम लोग, पा सकते हैं हम लोग, ठीक ना। और वो किसी फिजिकल कंडीशन पे, अभी हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ने और प्रेशर बढ़ने पर उसका चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि इट शुड नॉट, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, कौन सी फिजिकल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो जो भी यूनिट इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगी उसी को हम यूनिट बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी यूनिट बना सकते हैं। अब यूनिट के लिए हमने बनाया है सिस्टम, क्या बनाया है, सिस्टम। तो ठीक ना, तो हम पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम में कौन से फंडामेंटल सिस्टम, तो फंडामेंटल सिस्टम होते हैं तीन, कितने होते हैं, तीन। पहला जो फंडामेंटल सिस्टम है वो है आपका सीजीएस सिस्टम, क्या है, सीजीएस सिस्टम। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का ही एक नाम है फ्रेंच सिस्टम। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज ज़्यादातर लेबोरेटरी मेजरमेंट में किया जाता है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने में किया जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, आप जानते हैं सी से सेंटीमीटर होता है, जी से ग्राम, एस से सेकंड। तो छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने में किया जाता है, यानी कि यूज इन लेबोरेटरी मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। अब सीजीएस जो सिस्टम है वो तीन चीज़ों को मेजर करता है, एक होती है लेंथ, एक होता है मास और एक होता है टाइम, ठीक ना। तो लेंथ के लिए जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, मास के लिए जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम और टाइम के लिए जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, ठीक है ना। ये आपकी रही सीजीएस या जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। दूसरी जो सिस्टम है वो है एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। इसका एक और नाम है ब्रिटिश सिस्टम, क्या है, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है ना।
अब ब्रिटिश सिस्टम में जो एफपीएस सिस्टम है, ये इजीली कन्वर्जेबल नहीं होते, यानी कि इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दूसरे यूनिट में इतना जल्दी, ठीक ना। इसलिए इसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम नहीं कहते हैं, यानी कि नॉट अ मेट्रिक सिस्टम, नॉट अ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम किसको कहेंगे? जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है किसी अदर यूनिट में, उसको हम लोग कहते हैं मेट्रिक सिस्टम। लेकिन ये आपका मेट्रिक सिस्टम नहीं है। यहाँ पर लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए फुट यूज किया जाता है, जिसको हम लोग एफ टी से डिनोट करते हैं। मास को मेजर करने के लिए पाउंड यूज किया जाता है, जिसको हम लोग एल बी से डिनोट करते हैं। और टाइम के लिए तो वही रह जाएगा सेकेंड, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरी जो फंडामेंटल सिस्टम है वह है एम के एस सिस्टम। इसी को कहा जाता है फ्रेंच मेट्रिक सिस्टम, फ्रेंच मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर मेट्रिक वर्ड भी यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इजीली कन्वर्टेबल होती है और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसको, ठीक है, यानी कि ये हाईली यूज, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फिजिक्स में इसका, ठीक है। हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो देखेंगे ज़्यादातर एमकेएस यूनिट होगी। आगे आप जानेंगे कि जो एस आई यूनिट बनी है उसमें एमकेएस यूनिट भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ की यूनिट होगी, मास की यूनिट होगी, टाइम की यूनिट होगी, वो क्या होगी? लेंथ की होगी मीटर, मास की होगी किलोग्राम और टाइम की होगी सेकेंड, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल क्या है? आपके सिस्टम्स हैं। लेकिन इस फंडामेंटल सिस्टम की एक खास बात है। क्या खास बात है? कि यह केवल 3 ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकती हैं, यानी कि ऑल थ्री फंडामेंटल सिस्टम, ऑल थ्री फंडामेंटल सिस्टम, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कर सकती है? मेजर ओनली थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, थ्री फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि केवल और केवल 3 ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगी। किसको किसको? लेंथ को, मास को, टाइम को, लेंथ को, मास को और टाइम को। इसके अलावा और किसी को मेजर नहीं कर सकती। और जब मेजर नहीं कर सकती तो हमें एक और यूनिट बनानी पड़ेगी, जिसका नाम है एस आई यूनिट। क्या है? एस आई यूनिट। सबसे ज़्यादा, यानी कि हम जितनी भी यूनिट पढ़ते हैं, वोल्ट, न्यूटन, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? एसआई यूनिट के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि जब 3 ही चीज़ें मेजर कर सकती हैं फंडामेंटल, तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। हमें करंट पढ़ना है, हमें वोल्टेज पढ़ना है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का तब यूनिट कहाँ से आएगा? तो वो आता है एसआई यूनिट के तहत, यानी कि एसआई यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट, ऑफ डी यूनिट्स, ठीक है ना। ये जो है, ये फ्रांसीस लैंग्वेज में, ये आपका फ्रांसीस इंग्लिश में ये फुल फॉर्म है। अगर हम अपने इंडियन इंग्लिश में अगर इसका फुल फॉर्म लिखें तो वो होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, ठीक है। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं, कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है। कुछ फंडामेंटल और कुछ सप्लीमेंट्री। आप जानते हैं कि 7 इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी, 7 इसमें क्या आएगी? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी वो उससे कहते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, इनडिपेंडेंट हो, ठीक ना, इंडिपेंडेंट टू एक्सप्रेस, यानी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हमें ज़रूरत न पड़े, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और दो हमारी आती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दो क्या आती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दो हमारी आती हैं क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और 7 आती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने पहले से ही आपको दे दिया है। देखिए यहाँ पर 7 फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। पहली है लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर और उसका सिंबल है एम। मास किलोग्राम होता है और केजी से डिनोट करते हैं। टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, एस से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एस, कैपिटल एस नहीं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं और ए से डिनोट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो होता है उसका यूनिट केल्विन होता है और के से डिनोट करते हैं।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है और स्मॉल MOL से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, जिसको CD से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं। प्लेन एंगल है जिसका यूनिट है रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल है जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, SR से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर एक चीज और हम आपको बता दें कि जो प्लेन एंगल होता है वो 2D में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है? 2D में। ठीक है, तो ये जो है 2D में मेजर किया जाएगा और ये जो है 3D में मेजर किया जाएगा। 3D का मतलब 3D शेप, जैसे आपके क्यूब हो गए, स्फेयर हो गए, सिलेंडर हो गए, ये 3D होते हैं। 2D 2D का मतलब जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये 2D शेप्स हैं। तो 2D शेप्स में हम प्लेन एंगल को मेजर करते हैं और 3D में सॉलिड एंगल मेजर किया जाता है। ठीक, अब यूनिट से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को हम ध्यान देंगे। हम यूनिट को लिखते समय, एक्सप्रेस करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं जो कि आपको हम बता रहे हैं। जैसे कभी सेंटीमीटर्स आपको लिखना पड़े, सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर्स के लिए हम CMS भी लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। CMS ना लिख करके केवल और केवल हम CM ही लिखेंगे, यानी कि सेंटीमीटर। ठीक ना। अगर हम ग्राम की बात करें, ग्राम, तो ग्राम को डिनोट करने के लिए हम GM लिख देते हैं, जो कि गलत है। ग्राम के लिए केवल और केवल स्मॉल g ही यूज करना है हमें। ठीक ना। किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम के लिए भी KGM लिख देते हैं, वो भी गलत है। केवल और केवल KG ही रहना चाहिए। ठीक है। एम्पियर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, एम्पियर को डिनोट करने के लिए AMP लिख दिया जाता है, जो कि गलत है। उसको भी केवल A से ही डिनोट किया जाता है। इसी तरह से केल्विन, जो कि टेम्परेचर की यूनिट है, उसको हम डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, केवल और केवल क्या लिखा जाता है? केल्विन लिखा जाता है। ये कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक ना, अपने बोर्ड में भी और रिटेन में जो भी आपके एग्जाम होते हैं। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी जाना जो इंडिपेंडेंट होती है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी जाना जो कि दो ही होती है। ठीक है ना। अब आती है हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या आती है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डेराइव डेराइव किया गया होगा किसी न किसी से। अब किससे डेराइव किया जाएगा? फंडामेंटल से। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू डेराइव की गई होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। या जिसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक ना। यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू ही एक्सप्रेस हो सकती हैं, उस तरह से नहीं हो सकती हैं। जैसे मैं स्पीड की बात करूं, ठीक ना, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस है क्या? लेंथ ही तो है, पाथ की लेंथ है। टाइम जो कि फंडामेंटल है, तो ये भी लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये भी टाइम है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी स्पीड को हम डिनोट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी का। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम किससे बनेगा? वॉल्यूम बनता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आखिर में ये तीनों लेंथ ही तो है, लेंथ ही है। तो डेंसिटी भी किससे बन रही है? किससे बन रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी से। यानी कि एक्सप्रेस किसके थ्रू हो रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू। ठीक है ना। तो ये आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज रही। ठीक। अब हम पढ़ेंगे कुछ यूनिट कन्वर्जन। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं यूनिट कन्वर्जन। हम कुछ यूनिट कन्वर्जन हम आपको एक एक स्टेप वाइज करके दिखाएंगे, ताकि आप उसको समझ पाएँ कि कैसे कैसे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, और आपको याद भी होने में, करने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, जिसको हम 10⁻³ लिखेंगे। देखिए, हम अब 10 में ही सारी चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जो आंसर होंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। हमने आपको ये भी करा दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अप्रॉक्स कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको करा चुके हैं। ठीक है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पर अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक स्टेप नीचे जाकर करता हूँ इसको, ठीक है? आइए, नीचे अगर मैं लिखूँ तो 10⁻³ मीटर इंटू 1 करूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 10⁻³ है वो इंटू में है, इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, ठीक है? और वही जब आपका ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 10⁻³ और ये रहा किलोमीटर, ये किस में होता है? 1 मीटर में। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, मैं अगर यहाँ से यहाँ आऊँ डायरेक्ट तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो इधर 10⁻+3 था वो इधर आके 10⁻³ हो गया। तो ये बीच के 2 स्टेप हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक ना? हम चाहें तो अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं। दूसरा, अगर हम 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से अगर मैं 1 सेंटीमीटर निकालूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो ये 10⁻² इधर आके 10⁻² हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। इसी तरह से 1 मिलीमीटर निकालूँ, यानी कि 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर की भी वैल्यू निकालूँगा तो इधर आके क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो एक चीज़ समझिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो लेंथ को बदलने का रहा ना। अगर हम किसी और यूनिट को चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी फंडामेंटल यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है मीटर है, हमें मीटर में ही सारी चीज़ें चाहिए। तो जब सेंटीमीटर का स्क्वायर किया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए, सेंटीमीटर का स्क्वायर किया जा रहा है तो हम यहाँ इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10⁻² मीटर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए पावर का तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर और ये रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से 1 स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 10⁻² मीटर का स्क्वायर, सॉरी -3 मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 10⁻³ टू जा क्या हो जाएगा? 6, ठीक ना? अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 10⁻² मीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर में, उसका भी क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 10⁻6 मीटर क्यूब। इसी तरह से 1 क्यूब की बात करें तो 1 क्यूब को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 में होता है 10⁻³ मीटर, और उसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 मीटर क्यूब। ये आपका रहा इस एरिया का और वॉल्यूम का भी कन्वर्जन, जो कि लेंथ के थ्रू ही होता है, ठीक ना? लेंथ के थ्रू ही होता है। वॉल्यूम कन्वर्जन में हम एक और यूनिट देखते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, इसके लिए हम एक पेज ले रहे हैं, ठीक है? आइए, तो वो यूनिट है 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, ml भी छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर भी छोटी यूनिट है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि 1 ml इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। आप जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है ना वो होता है 10⁻³ ml के इक्वल। तो हम यहाँ से अगर 1 ml की वैल्यू निकालना चाहें तो इधर आएगा तो 10⁻³ क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कि 1 ml इक्वल टू 10⁻³ लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे लिख सकते हैं क्या? 10⁻6 मीटर क्यूब। अभी हमने देखा है, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू फाइंड करना चाहूँ तो 10⁻6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -3 ये रहा प्लस, ये रहा लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻3 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, यानी कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। कई बार हमें लीटर में चीज़ें दी गई होती हैं तो हम उसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी एसआई यूनिट क्या है? मीटर, न कि लीटर। लीटर हमारी डेराइव यूनिट हो जाएगी। तो हमें लीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में, ताकि फंडामेंटल एसआई यूनिट में रहे। तो हमारी फंडामेंटल नहीं, एसआई यूनिट में रहे तो हम उसका क्या कर सकते हैं? आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये कुछ कन्वर्जन रहे। अब आपको थोड़े और भी हम कन्वर्जन बताते हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर देख लेते हैं उनको। जैसे बहुत ज़्यादा यूज होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है ये, ठीक है ना? इसका यूज यूज होता है किसमें? केमिस्ट्री में ज़्यादातर, हम मॉडर्न फिजिक्स में 12th में भी पढ़ेंगे। इसी को यूनिफाइड मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है ना?
तो 1 AMU जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, उसको हम 1 U से भी डिनोट करते हैं। यूनिफाइड मास होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप पढ़े होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट होती है एनर्जी की। ये एनर्जी की यूनिट होती है और बहुत छोटी यूनिट होती है। यूनिट ऑफ एनर्जी कहिए या वर्क कहिए, एनर्जी की भी हो सकती है या किसकी हो सकती है, वर्क की हो सकती है। ठीक ना। ये है क्या, एक इलेक्ट्रॉन को जब हम 1 वोल्ट में ट्रांसफर करते हैं तो जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये रहा 1 वोल्ट। कूलम और वोल्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल आता है। क्या आता है, जूल। तो ये आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। और कुछ कन्वर्जन देखते हैं। कई जगह आप देखेंगे मिलियंस लिखा हुआ मिलेगा आपको। आपको बता दें मिलियंस और मेगा ये दोनों एक ही है। कहीं पर भी ये वर्ड हो तो यानी कि 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पर यूज होता है ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन और बता दूँ। जैसे आप बिलियन अगर देखेंगे, बिलियन की बात करें तो बिलियन इक्वल टू होता है 10⁹ यानी उससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चीज़ हो सकती है। 1 मिलियन रुपीज़ है तो 10⁶ रुपीज़ हो जाएगा। 1 बिलियन बुक्स हैं तो 10⁹ बुक्स हो जाएगा। 1 ट्रिलियन की बात करें तो 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब ये कहाँ यूज होते हैं ये भी केमिस्ट्री में हम आपको बता दें। आप पढ़ते होंगे ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, तो वहाँ पर भी यूज होता है। फिजिक्स में भी इसका देखिए हम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10⁻जो -19 था उसमें +6 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻+6 का। इसी तरह से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 का। इसी तरह से आप ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स थी जो कि यूज हो रही है। हम आपको और भी लेंथ की यूनिट जैसे एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर है हमने बताए नहीं है। क्यों नहीं बताए, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं आपको वैसे ही फॉर्म में। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एंगस्ट्रॉम दिया 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। फर्मी दिया जिसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं, जिसके इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। माइक्रोन जिसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं होता है 10⁻6 मीटर। ये उनके सिंबल्स हैं। ठीक है ना। प्लांक लेंथ जिसको आप याद नहीं रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, होता है 1.6 इंटू 10⁻35 मीटर। बोर रेडियस आपको याद रखना चाहिए, केमिस्ट्री में भी इसका यूज है, जो कि है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा यूज है इसका, मतलब कि एनसीईआरटी के उसी यूनिट एंड मेजरमेंट में बात कर रहा हूँ। तो उसकी वैल्यू कितनी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर की बात करें, लाइट ईयर देखिए ये टाइम की यूनिट नहीं होती है, लेंथ की ही यूनिट होती है। जब लाइट एक साल में जितनी, लाइट के थ्रू एक साल में जितनी भी लेंथ चली जाती है उसी को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी तरह से पारसेक है। पारसेक क्या होता है, 3 लाइट ईयर के इक्वल होता है। ठीक है ना। 1 पारसेक जो होता है किसके इक्वल होता है, 3 लाइट ईयर के इक्वल होता है। और उसकी वैल्यू देखिए 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। किलो पारसेक, मेगा पारसेक आप निकाल सकते हैं 10⁻6 और 10⁻3 और 10⁻6 का मल्टीप्लाई करके। किलोमीटर हमने बता दिया, सेंटीमीटर बता दिया, मिलीमीटर बता दिया। इंच का उतना यूज है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फीट, 1 फुट में जो होता है वो 0.3048 मीटर होता है। माइल की बात करें तो 1 माइल में 1.609 इंटू 10⁻3 मीटर होता है। और नॉटिकल माइल में होता है 1.852 इंटू 10⁻3 मीटर। इसमें से आपको जो हाईली ज़्यादा यूज होंगे, इसमें 4-5 को छोड़कर बाकी सब यूज होते हैं, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से हम आपको मास की भी यूनिट दिए हैं और टाइम की भी यूनिट दिया हूँ मैं। 1 क्विंटल में होता है 100 kg, 1 टन में होता है 1000 kg। मेगाग्राम में यानी कि 10⁻6 ग्राम आएगा। देखिए यहाँ पर मेगाग्राम का मतलब 10⁻6 ग्राम, और इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻3 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। आगे गीगाग्राम यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेराग्राम 12 से यानी 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्लग, 1 स्लग इक्वल टू होता है 14.57 किलोग्राम। और पाउंड देखिए यूज क्या होगा, ये है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक
ठीक है, ये कहीं कहीं यूज होगा। ठीक, बस आप इतना समझिए कि आप इतना जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है और 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम होता है। ये आपका यूज होगा, बाकी बहुत कम यूज होंगे, लेकिन फिर भी हमने आपको दे दिए हैं, आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से टाइम की यूनिट की बात करें तो मिली सेकेंड यूज होता है ठीक ठाक। ठीक है, माइक्रो सेकेंड भी यूज होता है ठीक ठाक। सेक उतना यूज नहीं होगा, लेकिन नैनो सेकेंड होते हैं, बाकी ये बहुत कम यूज होगा। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 3600 सेकेंड होता है, ये तो आप जानते हैं ये यूज होता है। 1 डे की बात करें तो ये भी यूज होगा, 1 ईयर की बात करें ये भी यूज होगा, सेंचुरी की बात करें तो ये भी यूज होता है। ठीक ना, तो ये हमने आपको बहुत सारे यूनिट्स जो कि पहले से ही हम लिख कर लाए थे ताकि आपका समय बचे, वो हमने आपको दे दिए हैं। अब करेंगे इसी पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट पे ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने आपको कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स भी दे दिया है, ये उसको भी बता देते हैं। ये जो सफिक्स है, प्रीफिक्स है, ये जो प्रीफिक्स है ये बहुत कम यूज होते हैं, बहुत कम। ठीक है ना, जैसे डेका 10⁻1, हेक्टो 2, किलो ये यूज होता है आपका किलो। ठीक है ना, ये मेगा भी यूज होता है 10⁻6, गीगा बहुत कम ही यूज होगा 10⁻9, टेरा भी बहुत कम ही होगा, पेटा और एक्जा ये दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपके इसको छोड़कर बाकी सारे अच्छे खासे यूज होते हैं। जैसे डेसी, डेसी में होता है 10⁻−1, कुछ भी अगर डेसी मीटर लगा दिया तो यहाँ पर भी मीटर लग जाएगा, सेंटीमीटर लगा दिया तो यहाँ पर भी मीटर लग जाएगा। तो सेंटी जब आता है तो 10⁻−2 लाता है, मिली आता है तो 10⁻³ लाता है, माइक्रो आएगा तो 10⁻6 लाएगा, इसी तरह से नैनो अगर आएगा तो 10⁻−9। आगे जो भी यूनिट लगाइए, मीटर लगाइए, सेकेंड लगाइए, कुछ भी लगाइए। पीको जब आएगा तो 10⁻−12, फेमटो जब भी आएगा तो 10⁻15। ये बहुत कम यूज आपके दोनों यूज होते हैं, ठीक है, बाकी इनका ठीक ठाक यूज है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी नैनोमीटर इन 1 सेंटीमीटर, कितने नैनोमीटर होंगे 1 सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक ना, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -9 इधर आएगा तो +9, अभी हमने आपको बता दिया। तो 1 मीटर में होता है 10⁹ मीटर। अब हमें सेंटीमीटर में पूछा है, तो ये 10⁹ नैनोमीटर का तो रहने दीजिए। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। और जब हमें 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ना है तो ये 10⁻² उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2। तो जब 10⁻9 है ये -2 आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर में हमें कितना मिला 10⁷ नैनोमीटर। 10⁷ नैनोमीटर, ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, बेसिक यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गिव अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ 1 AU और 1 लाइट ईयर का। तो 1 AU की जो वैल्यू होती है 1.406 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, और लाइट ईयर जो होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है ना, हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ही ले सकते हैं, ऊपर वाले को अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, ये 10⁻11, ये 10⁻15। तो ये 15 और ये 10 के पावर 1 कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻11 इंटू 10⁻−16 हो जाएगा, जो कि क्या बचेगा 10⁻−5। तो अप्रॉक्सीमेट रेशियो जो है वो आपकी क्या है 10⁻−5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 के जी। एक प्रोटॉन का मास दे दिया है। हाउ मेनी प्रोटॉन वुड मेक 1 ग्राम, 1 ग्राम कितना बनाएगा। तो आइए 1.67 इंटू 10⁻27 के जी दिया है, और हमें इसको बताना है कि 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स लगेंगे 1 ग्राम में, ठीक है ना। तो बताइए अगर मैं इसको, ये तो 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, हाउ मेनी प्रोटॉन होंगे तो 1 ग्राम बनाएगा। तो यहाँ से 1 किलोग्राम, किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। आइए -27 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 1 ग्राम बचाना है और बाकी सबको उधर भेज देंगे दूसरे साइड। तो यहाँ से +3 -27 -24 आएगा, तो -24 इधर जाके +24, -24 इधर आके +24, और ये 1.67 अपॉन में आ जाएगा, ठीक ना। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, 1 ग्राम में प्रोटॉन का नंबर आ जाएगा आपका, ठीक ना। 1.67 है जिसको हम अप्रॉक्सीमेट 6.7 भी ले सकते हैं, 6.7 भी ले सकते हैं। डिवाइड कर लीजिएगा, आपको हमने बेसिक डिवीजन भी बताया कि आप डिवाइड कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट इसको 7 लेकर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आएगा अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी उसकी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच लार्जर देन अ नैनोमीटर इज अ मिलीमीटर।
नैनोमीटर से जो मिलीमीटर होता है कितना बड़ा होता है, तो हम मिलीमीटर की बात कर रहे हैं तो 1 मिलीमीटर को ऊपर लिखेंगे और जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको हम रखेंगे नीचे। जिससे भी कंपेयर किया जाता है उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर और 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻৯ मीटर। ठीक है ना? तो ये -9 मीटर ऊपर जाएगा तो +9, तो -3 + 9 यानी कितना हो जाएगा 10⁶। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी कितना टाइम्स बढ़ा है, 10⁶ टाइम्स बढ़ा है। इफ g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन कन्वर्ट दिस इंटू फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फीट पर सेकेंड स्क्वायर में हमको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हमने आपको इतना करा दिया है कि 1 फीट में कितना होता है, 0.308 समथिंग मीटर होता है। ठीक ना, इतना हमने बता दिया। तो बताइए 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/0.308 फीट हो जाएगा। ठीक ना, रखते हैं। आइए, ये रहा 9.8 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर को हम नीचे रख देते हैं। ठीक ना, तो 9.8 को रहने दीजिए। मीटर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1.308 और सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सेकेंड स्क्वायर है तो उसको टच करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बदल चुका है फीट में। किसमें बदल चुका है, फीट में। क्या करेंगे, 9.8 है और यहाँ पर 0.308 है, ये फीट पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो गया। यहाँ से अगर मैं यहाँ का डेसिमल को 3.08 करूँ तो यहाँ पर 98 हो जाएगा और यहाँ पर 3.08 हो जाएगा। दोनों का एक एक प्लस का डेसिमल हटा रहा हूँ, तो ये फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम अप्रॉक्स में 3 ले सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है ना, अभी भी 2 बचा तो 6 6 से बार बार आएगा तो 6 7 लिख लेते हैं, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कन्वर्ट दिस इंटू सीजीएस यूनिट। यानी सीजीएस में इसको कन्वर्ट करना है। सीजीएस आप जानते हैं कि ग्राम को सॉरी किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड तो सेकंड में एरिया जाएगा। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11, लेकिन यहाँ पर तो न्यूटन है, तो काम करते हैं। न्यूटन को हम जानते हैं कि न्यूटन इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पहले से ही आपके पास है मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर -2, यानी यहाँ से निकल कर आएगा किलोग्राम के पावर -1, मीटर के पावर 3 और सेकेंड के पावर -2। तो यहाँ पर हम यूनिट रखते हैं, किलोग्राम के पावर -1, मीटर के पावर 3 और सेकेंड के पावर -2। ठीक है, अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो ग्राम किस में, किलोग्राम किस में जाएगा, ग्राम में। तो 6.67 इंटू 10⁻11 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 आएगा ग्राम, लेकिन उसके पावर कितनी है, -1। तो जब किलोग्राम के पावर -1 है तो हम ग्राम के भी पावर -1 लगाएंगे। मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 1 मीटर में होता है 10⁻2 सेंटीमीटर, और उसका क्यूब है तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, क्यूब। सेकेंड स्क्वायर दोनों में सेम ही रहेगा तो सेकेंड का स्क्वायर रहने देते हैं। तो यहाँ पर आया 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, 10⁻3 के पावर -1 है तो यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा, और ये ग्राम के पावर -1, और ये देखिए 2 3 जा 6 तो 10⁻6 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का क्यूब, और ये रहा सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ से आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका रहा, कैपिटल जी की वैल्यू को हम सीजीएस में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If in a hypothetical system of unit of length, mass and time is 10 meter, 100 kilogram and 20 second respectively, then find the value of 1 Newton force। 1 न्यूटन फोर्स की हमें यूनिट चाहिए। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके जेई में, नीट में पूछे जाते हैं अच्छा खासा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस 1 न्यूटन जो लिखा है 1 न्यूटन को हम कन्वर्ट करेंगे एमकेएस में, जो कि होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने लिख लिया। देखिए पर सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लैश लगाकर एस के पावर +2 भी लिख सकता हूँ, या अपान लगा के एस के पावर +2 लिख सकता हूँ, लेकिन हम जानबूझकर नेगेटिव में लिख रहा हूँ। अब सुनिए, हाइपोथेटिकल सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट है वो 10 मीटर है, जो मास की यूनिट है वो 1000 केजी है, और टाइम की यूनिट है 20 सेकंड। तो यहाँ पर बस रखते जाइए, ये मास की यूनिट यहाँ पर हमें रखनी है, यहाँ पर लेंथ की यूनिट रखनी है, और यहाँ पर टाइम की यूनिट रखनी है। ठीक है ना, आइए, तो मास की जगह पे हम रखेंगे 100 केजी, इंटू लेंथ की जगह पे हम रखेंगे 10 मीटर, और सेकंड की जगह पे रखेंगे
22 लेकिन उस पर भी -2 पावर है, यहाँ पर -2 पावर है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे -2 पावर। बस हो गया, खत्म। देखिए ये किलोग्राम है, ध्यान से समझिएगा। ये किलोग्राम है जो कि मास की यूनिट है, तो यहाँ पर हम किलोग्राम की यूनिट रख लिए 100 किलोग्राम। भाई यहाँ पर किलोग्राम था तो किलोग्राम रखा गया है, यहाँ पर 100 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम रखा जाएगा। यहाँ पर मीटर थी यूनिट तो मीटर रखा गया, और यहाँ पर 10 मीटर है तो हमने 10 मीटर रखा। ये भी यूनिट है, ये पूरक पर यूनिट है, ठीक ना। यहाँ पर सेकंड थी तो सेकंड रखा गया, यहाँ पर 20 सेकंड है तो हम क्या रखेंगे 20 सेकंड। और जो भी यहाँ पर 1 पावर -2 पावर वो सारी पावर वैसे ही रहेंगी, ठीक ना। अब इसको मात्र कैलकुलेट करना है, तो 10⁻², यहाँ पर 10⁻1, यहाँ पर 10⁻, ये आपका हो गया 3, और यहाँ से निकल कर आ रहा है किलोग्राम, ये मीटर, और 20⁻⁻2 का मतलब नीचे आएगा तो 20⁻+2 हो जाएगा, यानी कि 20 × 20, और ये रहा सेकेंड के पावर -2। तो 10⁻³ को हम 1000 भी लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया 400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से कट करेंगे तो 2.5 आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो नई हाइपोथेटिकल सिस्टम है उस समय जो यूनिट आ रही है किसकी, फोर्स की, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू जो आ रहा है वो 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट ऑफ मास इज, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सही कर लेता हूँ। ये है आपका अल्फा किलोग्राम, ठीक ना। यहाँ पर है आपका बीटा मीटर, और यहाँ पर है गामा सेकेंड, ठीक ना, गामा सेकेंड। यानी कि यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, और यहाँ पर गामा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। यहाँ पर 100 जूल को हमको कन्वर्ट करना है, 100 जूल को। तो देखिए जूल को भी हम एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल को जब कन्वर्ट करेंगे एमकेएस में तो वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये मास की यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट है, ठीक ना। उसी तरह से हम इसको भी देखेंगे। आइए 100 को तो हम रहने देते हैं, किलोग्राम की जगह पे मास की यूनिट रखेंगे जो कि अल्फा केजी है, और लेंथ की जगह पे बीटा मीटर रखेंगे, और टाइम की जगह पे क्या रखेंगे, गामा सेकेंड। क्या रखेंगे, गामा सेकेंड के पावर कितना है, -2 है। कितना पावर है, -2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिए, ये रहा 100, ये अल्फा बीटा गामा को रहने देंगे, और यहाँ से निकल कर आएगा आपका किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और ये रहा आपका पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड के पावर -2, सेकेंड के पावर -2, यहाँ पर गामा के पावर भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए बीटा मीटर का स्क्वायर है, देखो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है तो बीटा मीटर का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और ये गामा सेकेंड पर -2 पावर है तो सेकेंड के पावर -2, और यहाँ पर भी -2 लग जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक ना। बहुत आसान है, हाइपोथेटिकल सिस्टम वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बहुत सारे आसान ही होते हैं। हम आपको छोड़ दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये भी हाइपोथेटिकल पर है क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हाइपोथेटिकल सिस्टम पर है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इफ द यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ आर डबल देन द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, ठीक है ना। ये भी फंडामेंटल फंडामेंटल करें हाइपोथेटिकल सिस्टम पर ही है, लेकिन इसको हम खुद देख लेते हैं। आइए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। बोल रहा है कि मास और लेंथ की यूनिट डबल की गई है। अब वेलोसिटी में क्या लेंथ आता है, बिल्कुल आता है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ही होता है, ठीक ना। तो जब मास की यूनिट डबल होगी, यानी कि अगर पहले किलोग्राम है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा और पर सेकंड स्क्वायर आता है, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो बाद की यूनिट है वो डबल हो गई, यानी किलोग्राम की डबल यानी 2 किलोग्राम, और मीटर के डबल यानी कि 2 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और सेकंड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हो गया नया यूनिट, 2 2 जा 4, अच्छा ये 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहा है कि एनर्जी विल बिकम कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। कितना टाइम्स, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो ये आपके यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहे, ठीक ना। अब हम कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो देखेंगे, पीछे आपको बताया गया है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसकी डिफिनेशन क्या है, द रिलायबल डिजिट
प्लस प्लस द फर्स्ट uncertain digit uncertain digit in a measured value in a measured value, ठीक ना। उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, यानी कि रिलायबल डिजिट होता है और उसमें अनसर्टेन डिजिट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल्स, कि आखिर कैसे हम जानेंगे कि किस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक ना। तो रूल्स फॉर डिटरमाइन डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, इसके लिए हम रूल्स जानेंगे और हर एक रूल्स हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से, क्योंकि रूल्स काफ़ी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आते हैं, तो एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेंगे। पहला तो बहुत सिंपल है कि ऑल जो नॉन जीरो है, ऑल नॉन जीरो डिजिट जो है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो सपोज करिए 1 2 3 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 4 5 8 9, कितने हैं, 4। सिंपल सा रूल है ये। दूसरा, जितने भी जीरो होंगे जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में ट्रैप हो जाएंगे, उस वो भी किस में काउंट किए जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में भी, यानी कि ऑल जीरोज ऑल जीरोज ट्रैप्ड इन या बिटवीन कहिए नॉन जीरो डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यानी जैसे अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2004, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। मैं लिख रहा हूँ ये, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5, ठीक ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होते हैं उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड रूल, अगर कोई नंबर एक से छोटा है, जैसे मैं पहले एग्जांपल यहाँ पर दे दे रहा हूँ, ठीक ना, अगर कोई नंबर एक से छोटा है, जैसे 0.0052, ये एक से बहुत छोटा है, ठीक, तो नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो आ रहे हैं ना, ये पहले जो जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर बाद में आएंगे तो काउंट किए जाएंगे। तो पहले हम एक ही रूल पढ़ते हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। अगर मैं 0.00088 पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, और ये आगे के जो 3 जीरो हैं ये काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी कि रूल्स क्या कह रहा है कि द नंबर इज लेस देन 1, इफ द नंबर less than 1, the zeros on the right of decimal point, but not the लेफ्ट में नहीं राइट में लेफ्ट टू फर्स्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल हमने आपको ऊपर ही बता दिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर लास्ट में रहेंगे तो उसको कहा जाता है ट्रेलिंग जीरोज या टर्मिनल जीरोज, यानी कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल की रही बात, तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर 2.300 है, ठीक ना, तो ये ट्रेलिंग है या टर्मिनल है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे, 4 हो जाएगा, ठीक ना। अगर मैं 0.300 लिख रहा हूँ तो ये यहाँ पर भी कितना होगा, 4 होगा। अगर मैं 0.00500 लिख रहा हूँ
तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में 3 होंगे, लेकिन ये आगे वाले नहीं होंगे। कितना होगा? 3 होगा। ठीक ना? तो हमने कितने रूल्स पढ़ लिए? 4 रूल्स पढ़ लिए। ठीक, आगे देखिए 5वां। अगर सपोज करिए कोई पावर दिया है 10 टू द पावर कोई अगर नंबर दिया है, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर 5 दे दिया, ठीक है ना, 2.03 इंटू 10 टू द पावर 7 दे दिया। तो जो 10 के पावर में चीज़ें आती है ना, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं की जाती है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। ठीक है ना? यानी कि 10 के पावर में जो भी चीज़ होगी वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। यानी कि द पावर ऑफ 10 इज irrelevant to the determination of significant figure। है ना? यानी कि 10 के पावर में जो भी चीज़ होंगी वो इररिलेवेंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर से, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक, अगला रूल, अगर मैं यूनिट चेंज करूं, सपोज करिए कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, इसको मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं 250 मिलीमीटर, मैं यूनिट चेंज कर दूं, तो पहले भी सिग्निफिकेंट फिगर था 2 और अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। यानी कि अगर मैं अलग अलग यूनिट चेंज कर रहा हूँ तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अ चॉइस ऑफ change of different unit does not change the number of significant figure, ठीक ना? यानी यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर में कोई चेंज नहीं आ जाएगा। ठीक ना? ये रूल्स आपके रहे। एक और मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ और आप उसको बताइएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जैसे देखिए कि एक एग्जांपल है 30.00, ठीक ना? इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो ये डेसिमल के बाद है, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, लेकिन इस जीरो का क्या? ये तो दो नॉन जीरो के बीच में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, बिल्कुल। देखिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये इतना सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाले जीरोज भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। ठीक, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर मैं ले रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं 2 पाई लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए 2 भी आपका कांस्टेंट है, पाई भी आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, सिग्निफिकेंट फिगर वो होगा इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक ना? तो जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है इनफाइनाइट। जैसे अगर मैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 2 में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है? यानी कि जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक ना? अब आपका जो टॉपिक बच गया है वो सिग्निफिकेंट फिगर का एप्लीकेशन है, जो हम करेंगे कैलकुलेशन में। ठीक ना? आगे आपका टॉपिक आएगा राउंडिंग ऑफ, जो कि हम आपको बता चुका हूँ आपके बेसिक मैथ में ही। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है ये भी, ये हम आपको बता देंगे यहाँ पर। ठीक, इसके बाद कल जो टॉपिक आपका शुरू होगा उसमें हम एप्लीकेशन पढ़ लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के, जिस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उस पर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक ना? और शुरू होगा डायमेंशन। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन से रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार एग्जाम्स में आपके आते हैं, चाहे आपके जेई के हों चाहे आपके नीट के हों, अच्छे लेवल में। तो जितने भी तरह के न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें सारे। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक ना? मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।